मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, भावी प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। मित्रों, अभी जो दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय के घर पे कैस कांड की जो घटना है, उसमें प्रथम दृष्टया ही एक भ्रष्टाचारपूर्ण स्थिति का उद्घाटन या रहस्योद्घाटन हुआ है। और इस बात पे आज हमारे स्वयं ही कतिपय अधिवक्ता बंधुओं ने भी इस पर प्रकाश डाला कि माननीय सीजेआई महोदय के घोषणा के बाद भी कि भारत के जितने भी न्यायाधीशगण हैं हाई कोर्ट के, वो अपनी संपत्तियों के ब्यौरे को ओपन करें और सबमिट करें। इस पे मात्र 763 जजों के लिस्ट में से मात्र 57 जजेज ही अपने संपत्तियों का ब्यौरा अभी तक दे पाए। ये अपने आप में ये संकेतपूर्ण स्थिति है कि आखिर सभी जजों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा क्यों नहीं दे पाए। मित्रों, आज इन सब स्थितियों को हमारे अनियमितताओं का, हमारे भ्रष्टाचारपूर्ण स्थितियों का ही संज्ञान लेकर के मैंने 2000 से ही मैं ये बात रखना प्रारंभ किया कि मानव संसाधन का समतापूर्ण विकास कैसे हो सके, कैसे राज्य से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम हो सके। तो इन स्थितियों में मैंने रखा कि बच्चों के दाखिला के साथ ही नियोजन नीति घोषित हो, जीवन सुरक्षा निधि संचित हो, बच्चों को समान पाठ्यक्रम से समान पोशाक, संतुलित भोजन एवं आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात समान वातावरण में पढ़ने लिखने, पुष्पित पल्लित होने का मौका उपलब्ध कराया जाए। जो स्थानीय निकाय से लेकर के विधानसभा, लोकसभा तक के निर्वाचन प्रक्रियाओं में नामांकन से लेकर प्रचार प्रसार और घोषणा तक इस सभी प्रक्रियाओं को निःशुल्क बनाया जाए। भले ही प्रत्याशियों की संख्या सीमित करने के लिए शिक्षा स्तर निर्धारित हो, स्क्रीनिंग टेस्ट निर्धारित हो जाए, किंतु जो हमारे मतदाता हैं उन पे या जो टैक्स इत्यादि हैं, जीएसटी इत्यादि, उस पे मिनिमम 1-2% बढ़ा दिए जाएं निर्वाचन खर्च को वहन करने के लिए। लेकिन ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं निःशुल्क हों, नामांकन एवं प्रचार प्रसार और घोषणा तक, जिससे निर्वाचन प्रक्रियाओं में बेतहाशे पैसे की आवश्यकता न हो। तो आप समझ सकते हैं, जो भी 30 से 60 वर्ष के बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनको जो अपने हाथों से रोजी रोटी कमा सकें। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन को 5000 से 10,000 रुपये दिए जाएं, जिससे कि ये वृद्धा, विधवा, विकलांग भी अपने सम्मानजनक जीवन को जी सकें। 10, 20, 50 इत्यादि की संख्या में संभव हो तो वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अपना आश्रम बना सकें। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमने ये बातें उठाया था, जिससे कि सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हों और सबको सम्मानजनक ढंग से जीने का अवसर उपलब्ध हो सके। अभी जो कैसकांड की घटना हुई, उससे ये बात हमारी न्यायपालिका को, जो कि हमारे मौलिक विधिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में है, सभी चाहे कार्यपालिका, विधायिका हो, सभी व्यवस्थाओं में अनियमितताओं को रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य को स्थापित करने, उनको संरक्षित करने, देखने का पुनर्विलोकन का जो दायित्व है वो न्यायपालिका पर है। उन अनियमितताओं के खिलाफ
आदेश निर्देश जारी करने का क्षेत्राधिकार न्यायपालिका को है। लेकिन मित्रों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर हमारी न्यायपालिका भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाएगी तो फिर हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का क्या हश्र होगा। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र संसदीय समिति, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त संसदीय समिति बनाया जाए। उसमें राष्ट्र के सभी जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी हाई कोर्ट्स हैं, उन सभी से हर बैठक में हर उच्च न्यायालय से एक अधिवक्ता को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए, जो अपने आँखों के सामने अनियमिततापूर्ण घटित घटनाओं, जजमेंट्स ऐसे जजमेंट्स जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद साक्ष्यों, विधि व्यवस्था, साक्ष्य एविडेंस, लिमिटेशन, लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जुडिक्शन, तमाम ऐसे दृष्टिकोण को अनदेखा करके पास या तो आर्डर पास किया गया हो या आर्डर पास होना चाहिए था उसको न किया गया हो। उसको प्रिमा फेसाई भ्रष्टाचार की श्रेणी में रख करके ऐसे जजों के खिलाफ सो मोटो महाभियोग चलाने की व्यवस्था हो, जिससे सभी जज कम से कम जो पत्रावली उनके सामने रखी जाती है, उस एक कोर्ट में कितनी पत्रावलियाँ रखी जा रही हैं, उन पत्रावलियों की संख्या के अनुपात में समय का भी बंटवारा हो, क्योंकि एक पत्रावली पे आधे घंटे सुनेंगे, एक पत्रावली पे आधे मिनट भी नहीं सुनेंगे, तो यह भी भ्रष्टाचार का ही रूप है। इस अनियमितता पे भी कि सभी पत्रावलियों को समान रूप से समय बंटवारा करके जिन पत्रावलियों में अधिवक्ता अपनी बात रखना चाहें उनको रखने का अवसर देते हुए, जो अंत में 10 मिनट आधे घंटे जिनको बात रखना है उनको अंत में रखिए और उनको सुनिए और आप नज़ीरपूर्ण आर्डर पास करिए। लेकिन ऐसा न हो कि उस कोर्ट में लगे एक को पता चला कि मनमाने ढंग से आधे घंटे का अवसर आधे घंटे सुनते रहिए और एक को सभी साक्ष्य, लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का प्रोटेक्शन, लिमिटेशन, जुडिक्शन, अपेक्स कोर्ट का प्रोटेक्शन, तमाम चीज़ों को अनदेखा करते हुए आधे मिनट का समय न दे करके या तो आर्डर उसके खिलाफ कर दीजिए या तो आर्डर न पास करिए। ये हमारे भ्रष्टाचारपूर्ण या अपने मनमाने अधिवक्ताओं को पुष्पित पल्वित करने का कुप्रयास है, जो कि भ्रष्टाचारपूर्ण की श्रेणी में है। तो इन सभी प्रयासों पे लगाम लगना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजों से लेकर के सीजीआई महोदय और हम सरकारी तंत्र से लेकर के संसद सदस्यों तक मैं आगाह कर रहा हूं कि इस दृष्टिकोण से कदम उठाया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। और मैं राष्ट्र के सभी ऐसे व्यक्तियों का आह्वान कर रहा हूं जो कि इस भ्रष्टाचारपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए मास्टर जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट आने और न आने का मैटर नहीं है, बल्कि ऐसे सभी कुप्रयासों को अगर उनके आने न आने का है तो अगला कदम केवल यही हो सकता है कि चाहे जितना भी भ्रष्टाचार में डूबे रहिए, बस एक प्रयास न हो कि आप ओपन न हो। तो ये कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था होनी चाहिए जो हमने रखा है बच्चों की शिक्षा से लेकर के निःशुल्क नामांकन से लेकर के प्रचार प्रसार और रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से लेकर के आवास तक, इन सभी व्यवस्थाओं पे समान रूप से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, जिससे पैसा की जो रुपए पैसों की ज़रूरत हो तो सामंजस्यपूर्ण ज़रूरत हो। अगर उससे अति करिए तो उसका कोई मतलब न रहे। ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए राष्ट्र हित में अगर जो भी किसान, मजदूर, छात्र, व्यवसाय, अधिवक्ता अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि आइए एक मुकम्मल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मेरा संपर्क नंबर है 95 80 64 41 17।
एवं दूसरा 740 875 486 9। और मित्रों, आप सबके सहयोग से ही मुझे महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता तो यद्यपि पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल में राष्ट्रपति की हैसियत के रूप में प्राप्त हुआ, और दत्तक पुत्र की मान्यता किसी समय सीमा के लिए नहीं होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता तो हमें लाइफ लॉन्ग है। तो मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एवं उनके पश्चातवर्ती राष्ट्रपतियों का दत्तक पुत्र हूँ, और उन्हीं दायित्वों के निर्वहन में ये मैं व्यथित होकर के ये बातें उजागर कर रहा हूँ और आप सबका आह्वान कर रहा हूँ। आप सबके सहयोग से ये आंदोलन प्रयास सफल हो सकेगा, इसलिए आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। तो मुझे अपेक्षा है कि संपर्क नंबरों पर संपर्क करके सहयोग देने सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। सप्रेम नमस्कार।